हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 एसएसटी 10th क्लास चैप्टर सेकंड, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। अब भारत में राष्ट्रवाद का उदय, पहले हमको कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका मीन्स पढ़ना जरूरी रहता है। अब जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, भारत एक देश है, में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में का मतलब हो गया अंदर, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। अब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने राष्ट्रवाद का मतलब बता दिया था, उसको कमेंट करके आप बताओ। चलो आगे चलता है। फर्स्ट टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। प्रथम विश्व दो गुटों के मध्य लड़ा गया था। प्रथम युद्ध दो गुटों के मध्य था। मित्र राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्र थे ना, वो थे ब्रिटेन, रूस, रूसा, अमेरिका, जापान। 5 राष्ट्र थे जिनके जो थे मित्र राष्ट्र, और धुरी राष्ट्र ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, तुर्की आदि। धुरी राष्ट्र का मतलब होता क्या है? अब ये ऐसा कुछ वो नहीं है जैसे मित्र राष्ट्र का मतलब होता है दोस्त, अपने साथ जो अपने साथ दें। धुरी राष्ट्र एक संघ था, इसको नाम दिया गया था, इसके संघ का नाम था ये। मतलब ये तीनों है, अब तीनों को एक साथ तो बुलाएंगे नहीं, बुलाने के लिए ऐसे धुरी राष्ट्र इसको नाम दे दिया गया। अमेरिका ने 1917 में भाग लिया, जिसको सफलता मिली। अब अमेरिका ने किस में भाग लिया? अमेरिका ने ये मित्र राष्ट्र में भाग लिया था, और विश्व युद्ध में। कब? 1917। 1914 से युद्ध शुरू हो गया था, पर इसने भाग कब लिया? 1917 में, और ये जीत गए। तो विजय किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्र। भारत ने ब्रिटेन की तरफ से भाग लिया था। भारत था उस समय तो, पर भारत ब्रिटेन का गुलाम ही था 1917 के आसपास। 1917 में तो ब्रिटेन ने ऐसे बोला था भारत से कि अगर तुम हमारे इस युद्ध में साथ दोगे और तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। और तो इसलिए भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया, भारत की तरफ से भाग लिया। जबरन सेना में भर्ती कराई गई, और ऐसे जबरदस्ती की गई उससे लोगों से कि तुम सेना में भर्ती हो, आओ, इसलिए। और अब अगला है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, अब उसके प्रभाव क्या हुआ, क्या क्या हुए वो देखिए। कीमतों में वृद्धि हुई। उनकी कीमतें थी, कोई भी चीज़ है, अब जैसे कि कुछ मान लो, एक पेन है, एक यही पेंसिल मान लो, पेंसिल अब 5 रुपए की आती है ये, और अब कुछ चीज़ होगी, तबाही होगी। अब ऐसे उसमें युद्ध हुआ, युद्ध में गोले चले, बंदूक चली, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत नष्ट भी हुई ना, तो कमी आई, लोगों की कमी आई, लोगों ने बनाना बंद कर दिया, तो वृद्धि होगी। आर्थिक प्रभाव, करों में वृद्धि कर दी गई। कर थे टैक्स जो लेते थे उनको भी बढ़ा दिया गया। मजदूर तथा दस्तकारों का विशेष, मजदूर बहुत परेशान थे और वे क्रोधित होने लगे। मजदूर तथा दस्तकारों का शेष, मजदूर और दस्तकार, मजदूर वही जो आम मजदूरी करते हैं, तथा दस्तकारों का मतलब क्या होता है तुम बताना इसको कमेंट करके। का शेष मजदूर बहुत परेशान थे। शेष मजदूर मतलब बचे हुए मजदूर बहुत परेशान थे और वे क्रोधित होने लगे, और वो गुस्सा भी होने लगे, क्योंकि मजदूर तो मजदूरी करने का काम, अब वो काम कम हो गया ना युद्ध की वजह से, तो वो क्रोधित होने लग गए और ब्रिटेन की सरकार का विरोध करने लगे, और ब्रिटेन की सरकार जो थी ना उसका विरोध करने लगे। प्राकृतिक संकट, अकाल, महामारी व सूखा पड़ गया। अब गोले चले तो अकाल भी पड़ा, अगर गोले चले तो उनसे प्रदूषण हुआ, प्रदूषण से महामारी फैली, और वह सूखा पड़ गया। और ब्रिटेन सरकार ने नागरिकों का ख्याल नहीं रखा। अब ब्रिटेन की सरकार थी, उसको मतलब क्या था? सिर्फ जीतने से मतलब था, ना ही अपने देश से मतलब, ना ही देशवासियों से मतलब। इस सरकार को अपने देशवासियों को एक अपने परिवार की तरह रखना चाहिए। नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति, टैक्स, अब इन स्थितियों में क्या हुआ? टैक्स बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स, सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए। कस्टम ड्यूटी थी उसको भी बढ़ा दिया, और इनकम टैक्स को भी बढ़ा दिया। सीमा शुल्क, उनकी सीमाएं थी ना शुल्क की, जो भी अधिक कर दी गई। 1913 से 1918 के मध्य चीज़ों के दाम दुगने कर दिए गए। जैसे ये पेंसिल 5 रुपए की आती है ना, तो 1913 से 1918 के मध्य ये 10 रुपए की पेंसिल कर दी गई। फिर 1918 के बाद ये वापस 5 रुपए की हो गई। अब अकाल पड़ गया, और इल्फ जो बीमारी फैल गई। कौन सी बीमारी?
इफ्लुएंजा बीमारी फैल गई जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों मतलब तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। और अकाल पड़ गया, अकाल के कारण महामारी फैली और महामारी से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। लोगों को जबरन सेना में भर्ती कराया गया और लोगों को ऐसे नहीं जो वो जबरन सेना में भर्ती कराया गया, लोग अपनी इच्छा से नहीं गए। फसलें खराब हो गई जिससे अकाल पड़ गया। अब फसलें खराब हुई, उसकी कमी आई और अकाल पड़ गया। सत्याग्रह का अर्थ, अब सत्याग्रह का अर्थ वो समझेंगे। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि कोई भी इंसान रहता है जो अत्याचार ना करे किसी दूसरे के ऊपर, किसी उसको कोई चीज़ चाहिए ना, बस सत्य के लिए लड़ रहा है तो वह किसी को भी अत्याचार ना करे, वह खुद से अपने आप सत्य की राह पर चले तो वह चीज़ अपने आप प्रताप हो जाती है। सत्य की राह पर चलना। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सही मकसद के लिए लड़ाई कर रहा है, सत्याग्रह का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो सत्य मतलब सही मकसद के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, खुद को भी फ़ायदा हो, तो उस मकसद के लिए लड़ाई कर रहा है ना, तो वह जरूर सफल होगा। तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को से लड़ने की ताकत की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होती ताकत की जरूरत? अत्याचार करने वालों से ताकत की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सत्य के लिए लड़ रहा है। कहीं ना कहीं जाके उसको ही सफलता मिलेगी जो सत्य के लिए लड़ता है। गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रही ही अपनी लड़ाई अहिंसा के माध्यम से ही जीत सकता है। अब गांधी जी का मानना यह था कि जो सत्याग्रही रहता है ना, सत्याग्रही रहता है वह अहिंसा के माध्यम से जीता। अगर हिंसा करेगा तो वह अपने सत्याग्रह को कभी भी सफलता नहीं पा पाएगा। अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह करके आए थे। यहाँ पर गांधी जी को सफलता मिली और गांधी जी सत्याग्रह अफ्रीका कहाँ पे करके आए थे? अफ्रीका में सत्याग्रह करके आए थे और उन्हें सफलता मिली। और कब करके आए थे? 1915 में करके आए थे। गांधी जी ने अफ्रीका को रंगभेदी सरकार बताया। अब अफ्रीका की सरकार थी ना, जिसको गांधी जी ने कौन सी सरकार बताया? रंगभेदी सरकार। अब क्यों बताया? क्योंकि अफ्रीका की सरकार थी जो काले व सफ़ेद लोगों में भेदभाव करती थी। ऐसे कहती थी कि तुम काले लोग हो तो तुमको नीचे बैठना होगा, हमारे साथ नहीं बैठ सकते, एक जगह पर नहीं बैठ सकते। और स्कूलों में भी बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता था। अब तो समान रूप से बैठाया जाता है बच्चों को। पहले वो सफ़ेद वर्ग के सफ़ेद बच्चे थे जो तो ऊपर बैठेंगे और जो थोड़ा काले पड़ते थे ना उनको नीचे बिठाया जाता था, मतलब चेयरों पर नहीं बैठाया जाता था। गांधी जी ने 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में। गांधी जी के द्वारा शुरू के कुछ आंदोलन। गांधी जी ने कुछ शुरू में आंदोलन किए थे ना, ये सबसे पहला आंदोलन था 1917 में चंपारण आंदोलन। कौन सा था नाम? क्या नाम है उसका? जो गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ये एग्जाम में आ सकता है। आंदोलन ये पहला आंदोलन था। 1917 में खेड़ा किसान आंदोलन हुआ। 1917 में कौन सा? 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, ये तो पर पहला आंदोलन था। और ये उसके बाद हुआ था 1917 में ही खेड़ा आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन ही 1918 में हुए। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ मिल के मजदूरों द्वारा। किसके मजदूरों? मिल के मजदूरों द्वारा। इन 3 आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली। और ये तीनों आंदोलन किए थे ना गांधी जी ने 1917 और 1918 में, ये तीनों आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली। मतलब इनमें एक भी आंदोलन असफल नहीं हुए, इनका लक्ष्य पूरा हुआ था। सत्याग्रह का विचार, सत्याग्रह की आग्रह करना। सत्याग्रह का विचार क्या कहता है? सत्याग्रह की आग्रह करो। और अगला टॉपिक है सच्चाई और अहिंसा का एक डग होता है जिससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। अगर सच्चाई और अहिंसा, हम सच बोलेंगे और सच के लिए ही करेंगे, और अहिंसा किसी की भी मारपीट नहीं करेंगे का एक डग होता है जिससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। अगर इनको हम सही माध्यम से करें तो किसी भी युद्ध को, किसी भी प्रकार का युद्ध हो, उसको जीता जा सकता है। सत्य की खोज पर बल देना। सत्य की खोज पर बल देना मतलब सत्य की खोज ऐसे नहीं सत्य की खोज कैसे हुई, सत्य क्या है, वो नहीं। सत्य की खोज मतलब जो लोग सत्य बोलते हैं उनकी खोज करना। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह कर के भारत लौटे। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह कर के भारत लौटे। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के
नाम से आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। साबरमती नदी के पास वो एक आश्रम था, जो उसी साबरमती नदी के नाम से साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। भारत में सत्याग्रह आंदोलन, पहला आंदोलन, भारत में सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, जो पहला आंदोलन था। चारपान सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, ये गांधी जी का पहला आंदोलन भी था। किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन किया गया। ये आंदोलन किसके लिए किया गया था? किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन किया गया था। नील की खेती का विद्रोह किया गया। नील की खेती थी ना, जो ऐसी खेती थी, मतलब जहाँ पे भी कोई भी ज़मीन है, कोई भी एरिया है, जैसे कि ये एक एरिया है, अब यहाँ पे नील की खेती करती है ना इस जगह पे, तो वापस कोई भी दोबारा कोई फसल नहीं कर सकती। नील की खेती को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जब वो आसपास की ज़मीन को पूरा पानी सोख लेती है। पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ये का था। पहला सत्याग्रह जो था ना, महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने ही इसका निर्माण किया था। यहाँ के लोग नील की खेती करते थे और ब्रिटेन सरकार कहती थी कि पूरी भूमि में 3/2 हिस्से नील की खेती करनी है भाई, गलती होगी, करनी होगी, और ये किसानों के लिए हानिकारक है। यहाँ की नील की खेती करते थे, यहाँ के लोग नील की खेती करते थे। भारत में ब्रिटिश सरकार का अधिकार हुआ ना, ब्रिटिश सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार कहती थी अगर हम, या फिर हम तुम्हारी पूरी ज़मीन ले लेंगे, और अगर तुमको अपनी ज़मीन को बचानी है तो तुम 3/2, मतलब पूरी ज़मीन में से ये 2 हिस्से की ज़मीन है, तो इसमें से 3 हिस्सों में नील की खेती करनी होगी किसानों। और ये किसानों के लिए हानिकारक भी था कि 2 हिस्सों में से 3, मतलब 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों में तो हम नील की खेती कर रहे हैं। ये कोई ज़मीन है, यहाँ पे से इसमें से 3 हिस्से हो रहे हैं, और इसमें से 2 हिस्सों में तो हम नील की खेती कर रहे हैं। एक हिस्सा बचा जिसमें किसान क्या कमाएगा। चलो, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, ये कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1917 में। अधिक वर्षा के कारण गुजरात की फसलें खराब हो गई। अब एक खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था ना, सत्याग्रह आंदोलन, वो 1917 में हुआ था। अब ये वर्ष नहीं कि गुजरात की ये फसलों खराब हो गई अधिक वर्षा के कारण। चलो, खराब हो गई, ये तो प्रकृति की चीज़ है, खराब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसका कुछ। किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ। अब इनका आर्थिक नुकसान हुआ, तेज वर्षा हुई, वर्षा के कारण फसलें खराब हो गई, तो किसानों का आर्थिक नुकसान ही हुआ। गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए संघर्ष किया। अभी खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन इसलिए हुआ था, गांधी जी ने कहा कि किसानों का नुकसान हो गया ना, तो उनको लगान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कब हुआ था? 1917 में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन। अहमदाबाद सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। प्लेग महामारी से मजदूरों की कमी होने लगी। अब ये हुआ ही इसलिए था कि प्लेग महामारी थी ना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें उसके प्रदूषण के कारण जो एक और महामारी आई जिसका नाम था प्लेग महामारी। और इस महामारी के कारण मजदूरों की कमी होने लगी, मजदूर मरने लगे, और मालिकों ने फिर मजदूरों की कमी होने लगी तो मालिकों ने 75% बोनस देना शुरू कर दिया। मालिकों ने 75% बोनस देना शुरू किया, जिससे अधिक से अधिक मजदूर मिल सके उनको। स्थिति सामान्य हो जाने के बाद बोनस देने का निर्णय बंद कर दिया गया। मालिकों ने स्थिति सामान्य हो गई तो बोनस क्यों देंगे, अपना नुकसान क्यों करेंगे, इसलिए उन्होंने बोनस देने का निर्णय बंद कर दिया। मजदूरों द्वारा विरोध किए जाने लगा। अब मजदूर थे, पहले 75% बोनस मिलता, अब उनको 0% बोनस मिलता, तो इसलिए उन्होंने वह विरोध करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी ना, उन्होंने 35% बोनस देने का निर्णय कर लिया। जिन्होंने कितने % बोनस देने का निर्णय किया? 35% बोनस देने का निर्णय किया, और राजी भी हो गए, मालिक भी उसके लिए राजी हो गए। रॉयल एक्ट क्या है? गांधी द्वारा एक एक्ट लाया गया। अब ये रॉयल एक्ट लाया किस लिए गया कि ब्रिटेन की जो सरकार थी ना, उन्होंने एक नया नियम निकाला था कि जो कैदी थे ना, आंदोलनकारी, उनको बिना कोर्ट में लिए जाए वहाँ पे, मतलब जेल में लाए जा सकते थे, और उन्हें फांसी भी दे सकते थे। तो इसलिए रॉयल एक्ट लाया गया। और ये कब लाया गया? मार्च 1919
में लागू किया गया, जो सर सिडनी लेकर आया था। और ये लेकर कौन आया था? सर सिडनी। कैदियों पर 2 साल तक मुकदमा चलाने व जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब ये रॉयल एक्ट लेके आया सर सिडनी। इसने कहा कि कैदियों पर 2 साल तक, अब कुछ ने चाहिए अपराध नहीं करो, पर वो कैद में आ गया ना एक बार पुलिस की में, तो 2 साल तक उस पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ और वह जेल में भी बंद रख सकते थे। गांधी जी ने रॉयल एक्ट को काला कानून भी बताया। गांधी जी ने रॉयल एक्ट को एक नया नाम दिया था और वह नाम क्या था? काला कानून। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि न अपील न वकील। मोतीलाल नेहरू ने कहा था न अपील, मैं कोई अपील भी नहीं करूँगा, मतलब कोई कामना नहीं करूँगा, और न वकील, न ही वकील करूँगा, और न दलीय, मैं कोई दल लेकर नहीं आऊँगा। रॉयल एक्ट का विरोध किया दलीय कहकर। न अपील न वकील न दलीय कहकर, क्या कहकर? न अपील न वकील न दलीय कहकर रॉयल एक्ट का विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये एक और आ गया, ये 8th क्लास में भी आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किस किस को याद था कि ये 8th क्लास में भी आया था? याद हो तो बताना कमेंट करके, यस लिखना। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के सत्याग्रही आंदोलन करने का निश्चय किया। गांधी जी ने रॉयल एक्ट के सत्याग्रही आंदोलन करने का निश्चय किया। 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का निश्चय किया जाता है। अभी गांधी जी ने रॉयल एक्ट के सत्याग्रही आंदोलन करने का निश्चय किया। गांधी जी ने किसके ऊपर सत्याग्रही आंदोलन? रॉयल एक्ट, मतलब उसमें कोई भी अहिंसा नहीं करेगा और सत्य के माध्यम से चलेंगे और उसका विरोध करेंगे। 30 मार्च 1919 को, 30 मार्च ये लाया कब गया? ये था कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ रॉयल एक्ट कब आया था? मार्च 1919 को आया था। और 30 मार्च की स्टार्टिंग में आ गया था ये, 1-2 मार्च को, और 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का निश्चय किया गया। परंतु बाद में इसकी तिथि बदलकर 6 अप्रैल कर दी जाती है। 6 अप्रैल 1919 कर दी जाती है। 13 अप्रैल 1919 को वैशाली के दिन अमृतसर पंजाब में एक सभा आयोजित की जाती है। कब की जाती है? 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर, एक जगह थी जलियांवाला बाग, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर, जिनके पास कोई हथियार नहीं था, पर भी उनके ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। चलो हम ये